Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. Sir, Good morning, sir. Good morning, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था एंड आफ्टर दैट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन स्टार्ट किया था हमने। और टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो बताया गया था। एंड हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया था ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एक्सपेंशन होंगे। किसी रीजन में टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, किसी रीजन में लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। एंड जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन कर रहे हैं Z0 उस पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तभी टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। Z0 पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर डिस्क शेप का है तो टेलर सीरीज आएगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर एनुलर शेप का है तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया था, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसी फंक्शन की बात की थी, जो इस फंक्शन में कितने डिफरेंट रीजन्स आएंगे, किस रीजन में क्या सीरीज बनेगा, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो लेट्स कैलकुलेट द सीरीज एक्सपेंशन। जितने भी पॉसिबल सीरीज एक्सपेंशन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है, पहले क्या करते हैं इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट आर -1 and 4। तो इस फंक्शन के दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं -1 and 4। किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है, z इक्वल टू 1, तो Z0 जो है वो 1 है। तो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, जो सिंगुलर पॉइंट है उनके डिस्टेंस Z0 पॉइंट से अगर आप कैलकुलेट करते हो मॉड z माइनस Z0, ये बेसिकली आएगा 2 and 3 यूनिट्स। तो पहले सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किया, Z0 क्वेश्चन में गिवन है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 3 यूनिट। यहाँ पे दो डिफरेंट डिस्टेंसेस आए हैं तो बोला गया था दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। जो फर्स्ट सर्कल होगा उसका रेडियस होगा 2 यूनिट और जो सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस होगा 3 यूनिट। तो बेसिकली दो सर्कल्स होंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, रेडियस डिफरेंट है 2 यूनिट 3 यूनिट। तो सिंस यहाँ पे दो सर्कल्स हैं तो दो सर्कल्स मतलब दो बाउंड्रीज हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड वन ये इनर सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट है, और ब्लू वन ये आउटर सर्कल है जिसके रेडियस 3 यूनिट्स है। सो टोटल दो सर्कल्स है मतलब दो बाउंड्रीज हैं। तो दो बाउंड्रीज हैं तो रीजन कितना होगा, रीजन 3 होंगे। दो बाउंड्रीज है तो रीजन 3 होंगे, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। दो सर्कल्स हैं मतलब दो बाउंड्रीज हैं तो 3 रीजन में डिवाइड होगा इंटायर स्पेस। तो अगर हम रीजन 1 की बात करें, रीजन 1 था मॉड z माइनस 1 इज लेस देन r1, r1 इज 2 यूनिट। रीजन 2 ये था R1 से R2 मतलब इनर सर्कल के बाहर आउटर सर्कल के अंदर। इसमें लॉरेंट सीरीज आएगा बिकॉज ये एनुलर शेप का है। एंड रीजन 3 आउटसाइड द आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसके बाहर। तो ग्रेटर देन 3 लेस देन इंफिनिटी। दो सर्कल्स हैं तो दो बाउंड्रीज हैं, तो दो बाउंड्रीज इंटायर स्पेस को 3 रीजन में डिवाइड करेगा। दिस इज R1, R2 एंड R3। इंटायर स्पेस को 3 रीजन में डिवाइड कर रहा है और अलग अलग रीजन में अलग अलग सीरीज एक्सपेंशन होंगे। जैसे बताया गया था सर्कुलर डिस्क है तो टेलर सीरीज, एनुलस है तो लॉरेंट सीरीज। तो आप देख सकते हैं रीजन 1 में ये सर्कुलर डिस्क है, जिससे पता चल रहा है सर्कुलर डिस्क है। तो रीजन 1 में क्या होगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। रीजन 2 और रीजन 3 में होगा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। रीजन 1 में टेलर सीरीज, रीजन 1 और रीजन 2 और 3 में लॉरेंट सीरीज।
डिस्क है तो टेलर सीरीज, एंड रीजन 2 एंड 3 इसमें एनुलर शेप है, तो दोनों में ही लॉरेंट सीरीज आएगा, बट अलग अलग लॉरेंट सीरीज आएगा, ध्यान रखिएगा। दोनों में लॉरेंट सीरीज सेम नहीं होगा, दोनों में जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, और इसमें टेलर सीरीज क्यों पॉसिबल है? बिकॉज जेड नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है और जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक है, जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक है, इसीलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक ना होता तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये एक्सपेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। कल क्लास में हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में इस टाइप के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान है। ये जो फंक्शन है ये P बाई Q फॉर्मेट का है और इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एल्जेब्राइक फंक्शंस। ये P बाई Q फॉर्मेट का है और इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एल्जेब्राइक फंक्शन प्रेजेंट है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए जब आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना, पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहां पर भी टेलर सीरीज और लॉरेंट्ज सीरीज दोनों के केस में पहला स्टेप होगा इस टाइप के फंक्शन के लिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना। दैट मींस जो फंक्शन है 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z माइनस 4, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन z प्लस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन z माइनस 4। ठीक है, अब A और B का क्या वैल्यू होगा प्लीज कैलकुलेट, कल मेथड बताया गया था। -1/5 and 1/5. राइट, प्लीज कैलकुलेट एवरीवन। कल ये मेथड बताया गया था A और B कैलकुलेट करने का। A आएगा -1/5 और B आएगा +1/5। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एवरीवन गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो A और B का वैल्यू लिख देते हैं, फिर रीजन वाइज डिवाइड करेंगे। ठीक है, रीजन वाइज अलग अलग एक्सपेंशन। तो f ऑफ z इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में जो ब्रेक किया तो A का वैल्यू है -1/5, तो -1/5 इंटू 1 अपॉन z प्लस 1 और B है +1/5, तो +1/5 1 अपॉन z माइनस 4। ये हमारे पास फंक्शन है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहां पर जो सीरीज एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट था? क्वेश्चन में लॉरेंट या टेलर कुछ मेंशन नहीं किया गया था, 1 के अबाउट। तो सीरीज एक्सपेंशन ये बेसिकली 3 अलग अलग क्वेश्चंस, जैसे 3 रीजन थे ना, तो तीनों रीजन में अलग अलग एक्सपेंशन है, तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z0 इक्वल टू 1। तो अब बताइए, अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करो, अगर z0 इक्वल टू 1 के अबाउट एक्सपेंशन है तो टेलर सीरीज हो या लॉरेंट सीरीज हो, किसका पावर आना चाहिए? Z minus 1. -1। तो टेलर सीरीज होगा तो सिर्फ पॉजिटिव पावर आएगा,
लॉरेंट सीरीज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो टेलर्ड हो या लॉरेंट हो, सिंस 1 के अबाउट एक्सपेंशन है तो z-1 के पावर्स आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है आपको, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को पहले z-1 के टर्म्स में चेंज करना है। कि कल भी हमने क्लास में ये टेक्निक यूज किया था, जिसका पावर आना चाहिए उसके फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो -1/5 इंटू z+1 है, तो इसको आप लिख सकते हो z-1, बिकॉज z-1 का पावर आना चाहिए, +2 एंड सेकेंड टर्म 1/5 z-4, इसको आप लिख सकते हो z-1 -3। तो z-1 का पावर आना चाहिए, तो हमने फंक्शन को z-1 के टर्म्स में लिख लिया। यहाँ पे जो z+1 था उसको लिखा z-1 +2, और जो z-4 था उसको लिखा z-1 -3। z-1 का टर्म में क्यों लिखा, बिकॉज z≠1 के अबाउट एक्सपेंशन है, तो z-1 के पावर्स आने चाहिए, इसीलिए हमने फंक्शन को z-1 के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब इसके बाद पता है क्या करना है, इसके बाद ये जो टर्म्स हैं, एक z-1 और +2, इन दोनों का मॉडुलस कंपेयर करना है, और जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन लेना है। z-1 एंड +2, इसका मॉडुलस कंपेयर करेंगे। सेकेंड पार्ट में z-1 एंड -3, इन दोनों का मॉडुलस कंपेयर करेंगे। जिसका मॉडुलस ज्यादा होगा उसको कॉमन लेना है। ठीक है, ये कॉमन टेक्निक है, टेलर सीरीज हो या लॉरेंट सीरीज हो, इन दोनों का, जैसे ये टर्म है ये टर्म है, इन दोनों का मॉडुलस कंपेयर सर करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। जिसका मॉडुलस ज्यादा होगा, आ रही है सर, आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी बस वैसे ही। ठीक है, तो z-1 और +2 का मॉडुलस कंपेयर करेंगे, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर z-1 और -3, इन दोनों का मॉडुलस कंपेयर करेंगे, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन लेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि ये सडनली जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन क्यों ले रहे हैं, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन क्यों ले रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था, ये जो हम फंक्शन का टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे अब लिखते हो फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसका मतलब फंक्शन का बिहेवियर और टेलर सीरीज का बिहेवियर आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आप फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर और लॉरेंट सीरीज का बिहेवियर आइडेंटिकल होना चाहिए। अब यह बताया गया था टेलर सीरीज भी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, लॉरेंट सीरीज भी किसी पर्टिकुलर रीजन में होता है। मतलब जब आप एक फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है। पर्टिकुलर रीजन के लिए मतलब उस रीजन में टेलर सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए। जब हम फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वैलिड होता है। रीजन के लिए वैलिड होने का मतलब क्या है, उस रीजन में वो लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन का बिहेवियर एंड जो फंक्शन का बिहेवियर है सीरीज का बिहेवियर, टेलर सीरीज का जो बिहेवियर है, ये आइडेंटिकल तभी होगा जब टेलर सीरीज उस पर्टिकुलर रीजन में कन्वर्ज करेगा। फंक्शन का बिहेवियर और लॉरेंट सीरीज का बिहेवियर आइडेंटिकल तभी होगा जब लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो ये जो बोला गया है, जिसका मॉडुलस ज्यादा है उसको कॉमन लेंगे, ये इसलिए लिया जाता है सच दैट जो सीरीज एक्सपेंशन आए वो कन्वर्ज करे। जो सीरीज एक्सपेंशन हम कैलकुलेट करेंगे वो कन्वर्ज करे, इसलिए जिसका मॉडुलस ज्यादा होता है उसको कॉमन लेते हैं। बिकॉज जब तक सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा तब तक वो फंक्शन का बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और अगर फंक्शन का बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो ये सीरीज एक्सपेंशन का फायदा क्या। आपने ऐसा सीरीज एक्सपेंशन किया जो फंक्शन का नेचर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ एक्सपेंड करने का। तो सीरीज कन्वर्ज करना चाहिए, तभी वो सीरीज फंक्शन का बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हम जिसका मॉडुलस लार्जर है उसको कॉमन लेंगे। तो अब रीजन वाइज एक्सपेंड करते हैं, यहां तक तो कॉमन स्टेप्स है।
अब रीजन वाइज अलग अलग हो जाएगा। देखिए रीजन 1 mod z minus 1 लेस देन 2, और बोला गया था ये सर्कुलर डिस्क शेप का है, तो इस रीजन में क्या आना चाहिए, इस रीजन में टेलर सीरीज एक्सपेंशन आना चाहिए। लेट्स चेक, टेलर सीरीज एक्सपेंशन है तो सिर्फ पॉजिटिव पावर्स आएंगे नॉर्मली, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला गया था, जिसका मॉडुलस लार्जर है उसको कॉमन लेंगे। आप मुझे यहां पे बताइए, इस पार्ट की पहले कैलकुलेशन करते हैं। एक तो है z माइनस 1 का मॉडुलस और दूसरा है +2 का मॉडुलस। किसका मॉडुलस ज्यादा है, किसका मॉडुलस कम है? z माइनस 1 का मॉडुलस ज्यादा है या +2 का? +2 का। +2 का, बिकॉज +2 का मॉडुलस कितना होगा 2, और यहाँ पे देखिए दिया गया है z माइनस 1 का मॉडुलस 2 से कम है, तो +2 का मॉडुलस है 2 और z माइनस 1 का मॉडुलस 2 से कम है। ये रीजन आपको देखना है, जिस रीजन में आप एक्सपेंड करेंगे ना, वो रीजन जो है उससे आपको पता चलेगा किसका मॉडुलस ज्यादा है, किसका मॉडुलस कम है। तो यहाँ पे z माइनस 1 का मॉडुलस 2 के मॉडुलस से कम है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन लेंगे, 2। तो -1/5, ये तो कांस्टेंट था ही, और यहां से हम +2 कॉमन लेते हैं, तो 2 रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में एक तो है z माइनस 1, दूसरा है -3, इन दोनों का मॉडुलस कंपेयर करना है। -3 का मॉडुलस कितना होगा 3। 3, -3 का मॉडुलस 3 है। अगर z माइनस 1 का मॉडुलस 2 से कम है तो 3 से कम तो होगा ही, Yes. ठीक है। तो -3 का मॉडुलस है 3 और z माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन 2 है, तो लेस देन 3 तो होगा ही, क्वाइट ऑब्वियस। तो सेकंड पार्ट में क्या कॉमन लेंगे, -3. -3 साइन के साथ कॉमन लेना है। तो यहाँ पे -3 का मॉडुलस z माइनस 1 के मॉडुलस से ज्यादा है, तो -3 कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस -3 कॉमन लिया, 1 माइनस होगा माइनस z माइनस 1 अपॉन 3। यह था क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जिसका मॉडुलस लार्जर है वो कॉमन लेना है, और मॉडुलस किसका लार्जर है वही रीजन का जो ये रिलेशन इक्वेशन गिवन है उससे पता करेंगे इसका मॉडुलस ज्यादा है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस वाला टर्म है ना, 1 प्लस समथिंग, यहाँ पे है 1 माइनस समथिंग, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। इस टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो पावर में -1 चला आएगा। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो f ऑफ z इक्वल टू -1/10, 5 इंटू 2 10 आ गया, और 1 प्लस वाला जो टर्म डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो ये होगा 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन 2 होल टू द पावर -1, और सेकेंड पार्ट -1 अपॉन 15, 1 माइनस z माइनस 1 अपॉन 3 होल टू द पावर -1। अब चेक करके देखिए, ये जो टर्म है, ये जो आया है, ये बेसिकली इस फॉर्मेट का है, 1 प्लस x और z जो भी आप मानो टू द पावर -1, एंड ये जो टर्म है ये है 1 माइनस x टू द पावर -1।
इन दोनों का एक्सपेंशन क्या होता है ये हमने कल क्लास में बताया था, जस्ट वो एक्सपेंशन यूज करना है। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू -1/10, जो फर्स्ट टर्म है इसका एक्सपेंशन लिखते हैं समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1, इसमें प्लस माइनस आता है, तो -1 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n, x के बदले है z-1/2, कल ये बताया गया था। एंड सेकेंड टर्म -1/15 समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये 1 माइनस एक्स है, इसमें सारे प्लस ही आते हैं, x के बदले है z-1/3, तो x टू द पावर n होता है, तो z-1 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप यहां पे नोटिस करो, जो दोनों टर्म आए हैं दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ पावर है। देखिए z-1 टू द पावर n ये भी पॉजिटिव पावर ही है, और z-1 टू द पावर n ये भी पॉजिटिव पावर ही आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में भी पॉजिटिव पावर, सेकंड पार्ट में भी पॉजिटिव पावर, तो इन दोनों टर्म को आप एक साथ लिख सकते हैं। तो f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जो कोइफिशिएंट वाला पार्ट है उसको अलग लिखते हैं। देखिए ये आएगा माइनस भी है, -1 होल टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n इंटू 10, और सेकंड पार्ट से आएगा -1 अपॉन 3 टू द पावर n इंटू 15। ये बेसिकली कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, तो ये कोएफिशिएंट है, और साथ में क्या होगा z-1 होल टू द पावर n। दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन इन फर्स्ट रीजन। इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव पावर्स प्रेजेंट है। चेक कीजिए, इसके अंदर सिर्फ z-1 के पॉजिटिव पावर्स प्रेजेंट है। इट कंटेन्स पॉजिटिव पावर्स ऑफ z-1, ये तो एक पॉइंट है ही। और टेलर सीरीज का जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पे फंक्शन एनालिटिक है, इसलिए हम इसको टेलर सीरीज बोल रहे हैं। पॉजिटिव पावर्स ऑफ z-1 है, एंड फंक्शन जो है वो z0 पे एनालिटिक है। अगर z0 पे एनालिटिक ही ना होता तो टेलर सीरीज तो पॉसिबल ही नहीं होता, तब तो सिर्फ लॉरेंस सीरीज पॉसिबल होता है एट z0 इक्वल टू 1। So this is the Taylor series expansion in first region. और इसमें सिर्फ पॉजिटिव पावर्स है। और बेसिकली ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने कैलकुलेट किया, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मतलब किस रीजन में कन्वर्ज करेगा ये जो रीजन z-1 mod less than 2। ये जो रीजन 1 से हमने स्टार्ट किया था ना, यही इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यही है, दिस वन। क्लियर एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो रीजन 1 में टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो रीजन 2 में है वो लॉरेंस सीरीज आना चाहिए। लॉरेंस सीरीज मतलब उसमें पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, रीजन 2 में एक्सपैंड करते हैं, सेम टेक्निक।
स्टार्ट कहां से करेंगे? इस स्टेप से। देखिए यहां तक तो कॉमन था ना, इस स्टेप तक कॉमन था, ठीक है। अब रीजन 2 में ये इक्वेशन बदल जाएगा, तो कौन सा टर्म कॉमन लेंगे वो बदल जाएगा। तो रीजन 2, ये इनर सर्कल के बाहर और आउटर सर्कल के अंदर। ठीक है, तो जो कॉमन स्टेप था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एफ ऑफ जेड आया था -1/5 1 अपॉन z -1 + 2 + 1/5 1 अपॉन, ये कॉमन लेने के पहले वाला जो स्टेप था वो यूज कर रहे हैं। बस क्या कॉमन जाएगा, या अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होगा। जिसका मॉडुलस लार्जर होता है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर z -1 एंड +2 किसका मॉडुलस ज्यादा है? जेड माइनस वन z -1 का। +2 का मॉडुलस 2 है, और देखिए ये z -1 का मॉडुलस 2 से ज्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट में z -1 का मॉडुलस ज्यादा है, तो z -1 कॉमन लेंगे। तो 1/5 इंटू 1 अपॉन z -1 अगर हमने कॉमन लिया तो 1 + 2 अपॉन z -1। नाउ सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए z -1 का मॉडुलस ज्यादा है या -3 का मॉडुलस ज्यादा है? -3 -3, बिकॉज -3 का मॉडुलस ज्यादा है, कितना होता है 3, और z -1 का मॉडुलस 3 से कम है। मॉड ऑफ z -1 इज लेस देन 3, ये दिया हुआ है। इस रीजन का जो इक्वेशन है ना, इसी से पता करेंगे किसका मॉडुलस ज्यादा है किसका मॉडुलस कम है। 2 से कम है, 3 से ज्यादा है, सॉरी 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। हाँ बताइए सर, ये हायर पावर टर्म्स को छोटा बनाने के लिए ले रहे हैं ना सर, कॉमन बड़े वाले टर्म को। बेसिकली जो रेशियो टेस्ट में जो मॉडुलस आता है उसको लेस देन 1 बनाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा है, ऐसे भी सोच सकते हैं, वही बात है, जब हायर पावर जितना जाएंगे वो वैल्यू उतना ही कम होता रहेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 1 - z -1 अपॉन 3। बेसिकली जब आप ये कॉमन लेंगे ना, ये देखिए कॉमन लेने पे ये कन्वर्ज करने का मतलब है, अगर आप ये कॉमन लेंगे, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? लेस देन 1 ये लेस देन 1, और यहां पे जो ये z -1/3 है, ये भी कितना होगा? लेस देन 1 लेस देन 1। और इसी कंडीशन में ये सीरीज कन्वर्ज करता है। कल जो हमने सीरीज एक्सपेंशन के कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन बताए थे, वहां पे ये जो फॉर्मेट था ना 1 + x⁻⁻1, ये कब कन्वर्ज करता है? जब ये क्वांटिटी लेस देन 1 होता है, या इसका मॉडुलस लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके मॉडुलस को लेस देन 1 बनाने के लिए ये कॉमन लिया जाता है, बिकॉज ये जब इसका मॉडुलस जब लेस देन 1 होगा तभी सीरीज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेंशन कीजिए, ये आएगा -1/5 1 अपॉन z -1, और इसको ऊपर ले जाकर अगर आप एक्सपेंड करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं,
तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, तो -1 टू द पावर n x टू द पावर n टू द पावर n बाई z-1 होल टू द पावर n प्लस सेकेंड -1/15, इसको भी ऊपर ले जाके अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 आएगा, ये होगा z-1 होल टू द पावर n टू द पावर n। This is the Lorentz series expansion of the given function in region 2. और देखिए टेलर सीरीज के साथ जिसका मेन डिफरेंस है, जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म से पता चलेगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें नेगेटिव पावर्स हैं या पॉजिटिव पावर्स हैं? नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नेगेटिव पावर्स ऑफ z-1 है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें पॉजिटिव पावर्स है। तो लॉरेंस सीरीज में क्या बताया गया था? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, देखिए दोनों प्रेजेंट है। टेलर सीरीज में सिर्फ पॉजिटिव पावर्स आते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो दिस इज द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन इन रीजन 2। ऐसा आप रीजन 3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन रिपीट नहीं कर रहा हूं। रीजन 3 के लिए आप ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। रीजन 3 में ये इक्वेशन बदल जाएगा, तो जो कॉमन लेना है वो पार्ट बदल जाएगा। जिसका मॉडुलस लार्जर है उसको कॉमन लेना है बेसिकली। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। सर फाइनल स्टेप लिख देंगे क्या रीजन 3 के लिए? फाइनल रिजल्ट तो मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट है नहीं सर। उसमें दो नेगेटिव पावर ऑफ z-1 आ जाएगा ना? दोनों नेगेटिव पावर्स आएंगे बिल्कुल। जब रीजन 3 में लिखेंगे, रीजन 3 में देखेंगे फर्स्ट पार्ट में भी z-1 कॉमन जाएगा, सेकंड पार्ट में भी z-1 कॉमन जाएगा। तो सर उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, मतलब पावर, तो फिर वो लोरेंज होगी, दोनों में नेगेटिव इंटीजर पावर है। जैसे बोला गया था, नेगेटिव पावर आने का मतलब ही लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। उसमें भले पॉजिटिव हो नहीं हो, नहीं भी आ सकता है, पॉजिटिव पावर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है, ऐसा हो सकता है जब पॉजिटिव पावर ना आए, ऐसा हो सकता है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर एक्सपांशन को देख के जैसे सर हम वहां पर जैसे मॉडुलस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी को सर जैसे हम कॉमन लेते हैं, तो सर इसमें क्या चेंज आ जाता है? जैसे कि हम यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं उसमें मैं मॉडुलस लार्ज को कॉमन लेते हैं, स्मॉल को नहीं। सर मतलब वही थोड़ा रीजन बता दीजिए ना और एक बार, मतलब आप मुझे ये देखो, मैं अगर एक टर्म की बात करूं, सपोज यहाँ पे था 1/z-1 + 2, ये था। यहां से हमें सपोज कॉमन ले, मैं एक टर्म के लिए समझा देता हूं, और रीजन 2 में एक्सपेंड कर रहे हैं। रीजन 2 है दिस, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, यहां पे मैंने बोला जिसका मॉडुलस लार्जर है वो कॉमन लेंगे। इससे देखिए फायदा ये होता है, z-1 अगर आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 + z-1/2। जिसका मॉडुलस ज्यादा है, लार्जर है, उसको कॉमन लिया। इसको अगर आप फिर से लिखते हैं तो ये आएगा 1/z-1 एंड ये होगा 1 + मैंने कुछ गलत लिखा है, राइट, z-2 ये 2/z-1, z-1 कॉमन लिया है ना, तो 1 + 2/z-1 होल टू द पावर -1, ये होगा। अब देखिए जो मैंने बोला जिसका मॉडुलस ज्यादा है वो कॉमन लेंगे, बिकॉज
हमें जो सीरीज चाहिए वो कन्वर्ज करना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में, बिकॉज सीरीज जब कन्वर्ज करेगा तभी वो फंक्शन का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आप मुझे बताइए, ये जो सीरीज है ये सीरीज किस फॉर्मेट का है? 1 प्लस x होल टू द पावर -1। ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में हमने ये मेंशन किया था, ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ये कब कन्वर्ज करता है? x लेस देन -1, x का मॉडुलस mod x लेस देन 1। बिल्कुल, ये कन्वर्ज करेगा इफ mod x इज लेस देन 1, जिसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं बेसिकली। कल हमने टेलर सीरीज कोर्स में बताया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए, यही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे यूज करो, ये जो एक्सपेंशन होगा ये कब कन्वर्ज करेगा? mod x के बदले, x के बदले क्या है यहाँ पर? ये क्वांटिटी है ना, 2/z-1। तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगा इफ mod of 2/z-1 लेस देन 1 हो। और ये तो लेस देन 1 है ही, बस यही तो हमने कॉमन लिया। अगर इससे आप ये नहीं लिख सकते mod of z-1 इज ग्रेटर देन 2, यही तो था यहां पर। तो यहाँ पे जिसका मॉडुलस ज्यादा है वो लेने पे फायदा क्या होता है? ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाएगा, बिकॉज ये सीरीज कब कन्वर्ज करता है? जब x का मॉडुलस लेस देन 1 हो। x मतलब 2/z-1 का मॉडुलस लेस देन 1 हो, तब ये कन्वर्ज करेगा। और ये लेस देन 1 होने का मतलब यही है, ये गिवन है यहाँ पर। यस सर। सर बताइए सर, ये जो थर्ड रीजन है ना सर, जिसमें आपने बोला कि इसमें आप करना सर लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन सर, इस पे थर्ड रीजन पे सर। सर इसमें दोनों टर्म्स नेगेटिव पावर्स लाएगी ना सर? बिल्कुल। ओके सर। सर खाली माइनर चेंज तो होगा आंसर में। कौन से आंसर की बात कर रहे हैं? मतलब फाइनल वाला जो आंसर एफ ऑफ जेड जो थर्ड रीजन के लिए निकालेंगे। थर्ड रीजन में दोनों में ही नेगेटिव पावर का सीरीज बन जाएगा। फर्स्ट वाला एडिटिव सेम रहेगा, और दूसरे वाले में बिल्कुल। तो सर प्लस रीजन 3 में जस्ट 1 सेकंड, रीजन 3 में एक्सपेंड करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, चेंज जो है सेकंड पार्ट में होगा। रीजन 3 में सेकंड पार्ट में भी नेगेटिव पावर्स आ जाएंगे। सर सेकंड पार्ट एग्जैक्टली 1/5 z-1 समेशन 15 होगा ना सर, 0 to infinity 3 to the power n upon z-1 to the power n आ रहा है। यस सर, यही आया है। हाँ सर यस सर। मतलब डिफरेंस क्या है समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। और यहाँ पे जिसका मॉडुलस लार्जर है वो क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? एनीवन? कोई बोल रहा है कुछ? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन में डिस्कस किया रीजन 3 वाला, आप लोग कैलकुलेट, बहुत लोगों ने कैलकुलेट कर भी लिया है, वेरी गुड। यहाँ पे जो हमने फंक्शन कंसीडर किया था और ये जो पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक था, और सिंस इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक था तो एक टेलर सीरीज आया था और बाकी रीजन में क्या आया था? लॉरेंट सीरीज आया था। ठीक है ना? अगर ऐसा होता जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उसमें फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, फंक्शन ये गिवन है और एक्सपेंशन है z इक्वल टू 2 के अबाउट। किसी ने अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया था, ये जो रीजन है, जो हम रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 बोल रहे हैं, ये क्या एग्जाम में गिवन होगा? अगर गिवन नॉर्मली होता है, अगर एग्जाम में रीजन गिवन ना भी हो, बस 1 सेकेंड, एग्जाम में अगर कोई ना भी गिवन हो तब हम क्या करेंगे अभी बताएंगे। लेकिन बता दिया सर ने ऑलरेडी पहले। नॉर्मली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। प्लीज माइक जो है म्यूट करके रखिए।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हैं? 2 and 4 2 and 4। और एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट है? 2। तो जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पे क्या फंक्शन एनालिटिक है? नो सर, नहीं है। और डिस्टेंस जब कैलकुलेट, माइक ऑफ कर दो, ऑफ कर लो। म्यूट कर दो। जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डिस्टेंस आएगा 0 and 2। कल मैंने बताया था जो अगर डिस्टेंस 0 आ जाता है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस है ये अगर 0 आता है, ये 0 कब आ सकता है? जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? 0। और मिनिमम डिस्टेंस 0 आने का मतलब उस केस में टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। जो भी होगा वो लॉरेंस सीरीज ही आएगा, जितने भी सीरीज आए लॉरेंस सीरीज ही होंगे। तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। जो भी होगा वो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन होगा। इस केस में टोटल कितने रीजन्स आएंगे? एनीवन? एक ही। दो रीजन्स आएंगे। दो रीजन्स आएंगे। डिस्टेंस क्या क्या आया? 0 and 2। तो एक रीजन होगा 0 से 2 तक, दूसरा होगा 2 से इंफिनिटी तक। यहाँ पे दो रीजन्स आएंगे। रीजन 1 0 to 2, सेंटर है 2 पे तो z-2, 0 से 2। और सेकंड रीजन आएगा 2 से इंफिनिटी। और दोनों रीजन में क्या होंगे? टेलर सीरीज, लॉरेंस सीरीज? लॉरेंस सीरीज दोनों में। अगर आप डायग्राम देखते हैं, बेसिकली डायग्राम में ये जो पॉइंट है ये 2 है, जो सेंटर बोला गया है ना, दिस इज z0 इक्वल टू 2। तो इनर सर्कल का रेडियस तो 0 है। 0 मतलब ये पॉइंट ही है बेसिकली, ठीक है। 0 जो रेडियस बोला गया है, और 2 रेडियस है। तो देखिए दिस इज 2 यूनिट्स। तो 0 से 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 40 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 0। तो दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2। 0 to 2, 2 to इंफिनिटी। दो रीजन्स है और दोनों में ही लॉरेंस सीरीज ही आएंगे, बिकॉज जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और मिनिमम डिस्टेंस अगर 0 चला आता है ना, मतलब वो टेलर सीरीज तो होगा ही नहीं, ठीक है। टेलर सीरीज में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो नॉन जीरो आना चाहिए, बिकॉज जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वही टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर 0 आता है तो टेलर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कितना आएगा? 0। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आने का मतलब वो एक्सपेंशन मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। इसी सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, मतलब वो सीरीज ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें भी क्या तरीका होगा? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए, फिर जिसका मॉडुलस लार्जर है वो कॉमन लेंगे। इस केस में बताइए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? -1/2 and 1/2। बिल्कुल -1/2 एंड 1/2। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 1/,
z minus 2 into z minus 4 इक्वल टू यह जाएगा -1/2, a का वैल्यू 1/2 -1/2 1 अपॉन z minus 2 प्लस b का वैल्यू आएगा +1/2 1 अपॉन z minus 4। अब बताइए एक्सपेंशन किसके अबाउट था, z0 इक्वल टू 2, तो किसके पावर्स आने चाहिए, z minus 2 के पावर। बिल्कुल z minus 2 का पावर। तो क्या फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज करने का जरूरत है, नो सर, ये ऑलरेडी z minus 2 के फॉर्म में ही है, प्लस 1/2 z minus 4 को आप लिख सकते हैं z minus 2 minus 2, बिकॉज z minus 2 का पावर आना चाहिए, इसलिए हमने z minus 2 के फॉर्म में चेंज कर लिया। फिर जिसका मॉडुलस लार्जर है उसको कॉमन लेंगे, दो रीजन से बेसिकली। अगर हम रीजन 1 की बात करें 0 to 2, फर्स्ट पार्ट में तो कोई चेंज आने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहेगा, वो तो z minus 2 के टर्म्स में ही है। सर ये z minus 2 होगा, z minus 2 होना चाहिए मॉड में, बिल्कुल। तो f of z इक्वल टू -1/2 1 अपॉन z minus 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ z minus 2 ही है, क्या कॉमन ले, ऑलरेडी उस फॉर्मेट आ गया है। सेकंड पार्ट में क्या कॉमन लेंगे, 2 -2 -2 का मॉडुलस ज्यादा है, जिसका मॉडुलस ज्यादा है वो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्सपेंशन तो आप लोग कर सकते हैं। अगर यही रीजन 2 होता, 2 to infinity, z minus 2 आ जाएगा, बिल्कुल। इस केस में z minus 2 कॉमन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहता, फर्स्ट पार्ट तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। f of z इक्वल टू -1/2 1 अपॉन z minus 2 इसमें z minus 2 कॉमन लेते हैं, तो z minus 2 कॉमन लेने के बाद यह आएगा 1 minus 2 अपॉन z minus 2। फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन क्लियर है ये, ठीक है। अब जो किसी ने क्वेश्चन किया था, ये रीजन जो है क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में रीजन गिवन है तो अच्छी बात है, बिकॉज ये अलग क्वेश्चन है, जिससे रीजन 1 में एक्सपेंशन होगा ये अलग क्वेश्चन है, रीजन 2 में एक्सपेंशन होगा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन में रीजन मेंशन ना किया है, अगर रीजन मेंशन कर दिया तो अच्छी बात है, बट रीजन अगर मेंशन ना करे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें रीजन 1 है या रीजन 2 है वो मेंशन ना कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर रीजन मेंशन नहीं किया रहता तो क्या करेंगे, एनीवन? जैसे इसी क्वेश्चन में अगर रीजन मेंशन ना कर दिया रहे तो क्या लेंगे, रीजन निकालेंगे क्या, 1 करेंगे 2 करेंगे, या ऑप्शन में दोनों रहेंगे? फर्स्ट रीजन। क्यों, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं? दोनों का सम रहेगा। नहीं, इसमें रीजन 1 होगा। जब यहाँ पर रीजन क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता, रीजन 1 है या रीजन 2 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसके अबाउट एक्सपेंशन है, 2 के अबाउट। 2 के अबाउट। अब डायग्राम में जाते हैं, देखिए ये z0 इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपेंशन है। अब बताइए अगर आप z0 इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये रीजन 1 नियरेस्ट है या रीजन 2 नियरेस्ट है? रीजन 1 नियरेस्ट है, रीजन 2 तो दूर है ना, नियरेस्ट तो है नहीं,
तो आपको चेक करना है जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पॉइंट से नियरेस्ट रीजन कौन सा है। तो ये डायग्राम से क्लियर है, जेड नॉट के नियरेस्ट रीजन कौन सा है, R1, तो एक्सपेंशन हमें R1 में करना है। तो क्वेश्चन में रीजन अगर दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है, जैसे जेड नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है, इससे जो नियरेस्ट रीजन होगा, जो इस केस में R1 है, उसमें एक्सपेंशन करना है। अब आपको लग सकता है जो नियरेस्ट में क्यों कर रहा है, नियरेस्ट में स्पेशल क्या है, इसमें भी तो कर सकते हैं ना, रीजन 2 में भी कर सकते हैं तो अलग रिजल्ट आता। हम जब इसके बाद वाला टॉपिक जब डिस्कस करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट का नेचर क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, Function Not एनालिटिक at that point. बिल्कुल, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक होगा सिंगुलर पॉइंट का ही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट का नेचर क्या होता है वो पता करने के लिए भी हम लॉरेंज सीरीज का यूज कर सकते हैं, और सिंगुलरिटी का नेचर क्या होता है वो पता करने के लिए कौन सा लॉरेंज सीरीज यूज किया जाता है, जो नियरेस्ट रीजन में होता है वो लॉरेंज सीरीज। मतलब जेड नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है और जेड नॉट से जो नियरेस्ट रीजन है उस नियरेस्ट रीजन में जो लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन है उससे हमें सिंगुलरिटी का नेचर पता चलता है, किस टाइप का सिंगुलरिटी है। इसीलिए क्वेश्चन में अगर रीजन मेंशन नहीं किया गया है तो हम नियरेस्ट रीजन में ही लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज नियरेस्ट रीजन में जो लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन है वो सिंगुलरिटी का नेचर डिसाइड करता है। तो रीजन अगर मेंशन किया गया है अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया गया है तो जेड नॉट से जो नियरेस्ट रीजन होगा उसमें एक्सपेंड करेंगे, बिकॉज जो नियरेस्ट रीजन में लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन है वही सिंगुलरिटी का नेचर डिसाइड करता है। ठीक है, इन नेक्स्ट पार्ट में जब हम सिंगुलर पॉइंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे वहां से वो क्लियर हो जाएगा कि लॉरेंज सीरीज से कैसे पता करते हैं। इसलिए रीजन मेंशन नहीं किया गया तो नियरेस्ट रीजन में एक्सपेंशन करना है। क्लियर है पॉइंट ये? अगर क्लियर है तो कोई बता सकता है, अगर इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया आज क्लास में, इसमें 3 रीजन थे, आपको सिर्फ बोल दिया गया लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करो, रीजन नहीं बोला गया, तो किस रीजन में कैलकुलेट करेंगे? R2 में सर, R2 में। ध्यान रखिएगा R1 गलती से मत बोल दीजिएगा, जो R1 तो नियरेस्ट है, R1 में लॉरेंज सीरीज थोड़ी ना होता है, टेलर सीरीज है। लॉरेंज तो सिर्फ R2 और R3 में होता है, तो R2 और R3 में से नियरेस्ट कौन है? R2। तो इस क्वेश्चन में अगर रीजन गिवन ना हो तो R2 में एक्सपेंड करेंगे, R1 में नहीं, बिकॉज R1 में टेलर सीरीज होता है, ये ध्यान रखिए। जो नियरेस्ट रीजन है उसमें एक्सपेंड करना है। तो सर रीजन जो है सिर्फ लॉरेंट सी का चुनना है। अगर क्वेश्चन में लॉरेंज सीरीज है तो वही चुनेंगे ना, तो उस क्वेश्चन में मेंशन किया गया। क्वेश्चन में अगर टेलर सीरीज मेंशन किया रहता तो रीजन 1 ही होता। प्लीज माइक को ऑफ रखिए। डबल हो रहा है सर। क्वेश्चन में अगर टेलर सीरीज पूछा जाता तो यही रीजन यूज करते। लॉरेंज सीरीज पूछा गया है तो 2 अलग अलग लॉरेंज सीरीज हो सकते हैं। रीजन मेंशन नहीं किया गया है तो जो नियरेस्ट रीजन है उसमें एक्सपेंशन करेंगे। टेलर सीरीज के लिए ऐसा कोई डाउट नहीं है, बस टेलर सीरीज एक ही रीजन में आएगा। ठीक है, टेलर सीरीज के लिए कोई डाउट नहीं है, डाउट जो होगा वो लॉरेंट के लिए होगा। तो आई थिंक क्लियर है एवरीवन, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जी सर। सर वो पहले वाले क्वेश्चन में z-2 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन, हाँ, इसमें z-2 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे? कोई जरूरत नहीं है ना। अब मुझे बताइए इसमें किसका पावर आना चाहिए? ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें तो z-2 का ही पावर आना चाहिए ना, तो ऑलरेडी z-2 में है तो उसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। z-2 के टर्म में नहीं होगा, फिर उसको z-2 में चेंज करके एक्सपेंड करेंगे। ऑलरेडी z-2 में है तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा।
तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये जो हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेलो सर। हाँ बताइए। सर वो फंक्शन में जो देते हैं ना एक्सप्रेशन, तो उसमें से हमें पता चलता है कि सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं। तो फिर बाकी पॉइंट्स जो बाउंड्री पर आते हैं वो सिंगुलर पॉइंट्स है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स से सिंगुलर पॉइंट्स से जो आते हैं। ओके। नाउ ये जो हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया, उसमें एक पार्ट था जिसमें पॉजिटिव पावर्स आ रहा था, एक पार्ट था जिसमें नेगेटिव पावर आ रहा था। तो देखिए क्या बोला गया है, जो फर्स्ट पार्ट जिसमें पॉजिटिव पावर्स है, इस माइक को ऑफ रखिए। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें z माइनस जेड नॉट का पॉजिटिव पावर था, z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n। जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट है उसको बोला जाता है एनालिटिक पार्ट और रेगुलर पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, और जिसमें नेगेटिव पावर्स आते हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट और सिंगुलर पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव पावर दोनों आ सकते हैं। जो पॉजिटिव पावर वाला पार्ट आता है उसको एनालिटिक पार्ट और रेगुलर पार्ट, और जो नेगेटिव पावर वाला पार्ट आता है उसको सिंगुलर पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। ऐसा बोलने का जरूरत क्या है, आप मुझे बताइए ये एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट है? Z नॉट। अगर आप चेक करके देखें एट z इक्वल टू Z नॉट, ये पॉजिटिव पावर वाला पार्ट है, इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा। तो इसका वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए इसको बोला गया है एनालिटिक पार्ट और रेगुलर पार्ट। वेयर एज जो जेड नॉट के अबाउट एक्सपेंशन है एट z इक्वल टू Z नॉट, जो सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर नेगेटिव पावर्स आते हैं bn अपॉन z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n, इसका वैल्यू z नॉट पे क्या आएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इस सेंस में इसको बोला जाता है सिंगुलर पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। बिकॉज जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है z इक्वल टू Z नॉट, उसमें फर्स्ट पार्ट का वैल्यू फाइनाइट है, इसीलिए एनालिटिक पार्ट है, और z इक्वल टू Z नॉट पे जो सेकेंड पार्ट है उसका वैल्यू इनफाइनाइट है, इसीलिए सिंगुलर पार्ट बोला गया है। ठीक है, तो Z नॉट पे फर्स्ट पार्ट का वैल्यू फाइनाइट, सेकेंड पार्ट का वैल्यू इनफाइनाइट, इस सेंस में ये नाम दिया गया है। फाइनाइट है तो एनालिटिक और रेगुलर, इनफाइनाइट है तो सिंगुलर और प्रिंसिपल पार्ट। नाउ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हमने डिस्कस किया। अभी जो an और bn कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, वो हमने कैलकुलेट तो किया सीरीज एक्सपेंशन से, बट an और bn कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऑल्दो हम ये यूज नहीं करते बिकॉज इससे कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाता है। an कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है और bn कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। ये भी बेसिकली कॉची रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, ये जो इंटीग्रेशन है, लुक एट द पॉइंटर, ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं तो वो an के साथ इक्वल आता है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं तो वो bn के साथ इक्वल आता है। बट एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी हमने जो टेक्निक बताया, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, फिर जिसका मॉडुलस लार्जर है उसको कॉमन लेंगे और फिर एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, फिर मॉडुलस कॉमन लेंगे, जिसका मॉडुलस ज्यादा है फिर एक्सपेंड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके an bn लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। बट यू शुड नो ये an bn का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता क्या है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर। जस्ट मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, ठीक है।
हेलो, हाँ बोलिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये सेकंड में इनफाइनाइट कैसे हुआ? इसमें नेगेटिव पावर है ना। तो आगे प्रोसीड करते हैं। Z0 पे ये जीरो नहीं बन जाएगा, Z इक्वल टू Z0 पे। ये Z इक्वल टू Z0 है, इसमें डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? जीरो बनेगा ना, और समथिंग बाई जीरो कितना होता है? इनफाइनाइट। ओके सर। सो नेक्स्ट पार्ट। अब जो बोला गया, जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक रेगुलर पार्ट और दूसरा प्रिंसिपल पार्ट। अब बेसिकली क्या होता है, रेगुलर पार्ट जो है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग होता है, और जो प्रिंसिपल पार्ट है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग होता है। उनको हम कंबाइन करके लॉरेंस सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताते हैं। देखिए, सपोज एफ ऑफ जेड, इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्म लिखा गया था समेशन ओवर एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an z minus z0 whole to the power n plus summation over n from 1 to infinity bn upon z minus z0 whole to the power n। ठीक है, ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मेट है। नाउ इस पार्ट को हम बोलते हैं रेगुलर पार्ट, जैसे बताया गया। अब देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, ये जो पार्ट है ना रेगुलर पार्ट, ये एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्वर्ज करता है। दिस रेगुलर पार्ट कन्वर्जेस फॉर मॉड z माइनस z0 लेस देन R2। ये कैसा है अभी डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल के साथ। और जो ये सेकंड पार्ट है जिसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल पार्ट कन्वर्जेस फॉर दिस। कैसे कैलकुलेट किया अभी डिस्कस करेंगे। जो हमने आई थिंक सेकंड लास्ट क्लास में हमने रेशियो टेस्ट डिस्कस किया था, रेशियो टेस्ट लास्ट संडे डिस्कस किया था। तो रेशियो टेस्ट है, उसी का यूज करके हम ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है रेगुलर पार्ट, वो इस रीजन के लिए कन्वर्ज करता है, और जो सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट, वो इस रीजन के लिए कन्वर्ज करता है। हमें किसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए? हमें तो लॉरेंस सीरीज का चाहिए। लॉरेंस सीरीज मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तब जो सीरीज आएगा। हमें इंडिविजुअल का कन्वर्जेंस थोड़ी ना चाहिए, हमें टोटल सीरीज का चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट कन्वर्ज करता है जब z माइनस z0 का मॉडुलस R2 से कम है। सेकंड पार्ट कन्वर्ज करता है जब z माइनस z0 का मॉडुलस R1 से ज्यादा है। तो दोनों कब कन्वर्ज करेंगे? R1 less than R1 R2 की रेंज, जो कॉमन रीजन है, तो दोनों कन्वर्ज करने चाहिए तभी टोटल लॉरेंस सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो इन दोनों में कॉमन रीजन यही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। बेसिकली अगर आप देखें, ये जो रेगुलर पार्ट है ना, ये जिस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है, ये कौन सा रीजन है? एनीवन? इनर सर्कल, आउटर सर्कल के रेस्पेक्ट में? अनुलस सर, जो नहीं, ये कौन सा रीजन है? एनीवन? इनर सर्कल, आउटर सर्कल का इनर वाला। बिल्कुल। R2 का मतलब तो आउटर सर्कल है ना। R1 का मतलब इनर सर्कल। तो ये लेस देन R2 का मतलब है इनसाइड द आउटर सर्कल। R2 जो है वो आउटर सर्कल का रेडियस होता है, तो लेस देन R2 का मतलब है इनसाइड आउटर सर्कल। सर्कुलर एनालस, अभी सर्कुलर एनुलस नहीं आएगा, ये अलग अलग चीज है। ये इनसाइड आउटर सर्कल है, एनुलस का मतलब अलग होता है, अभी बता रहे हैं।
और जो प्रिंसिपल पार्ट है ये जिस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है ये कौन सा रीजन है? आउटसाइड द इनर सर्कल। आउटसाइड इनर सर्कल। ग्रेटर देन R1, R1 का मतलब इनर सर्कल का रेडियस, तो ग्रेटर देन का मतलब है आउटसाइड इनर सर्कल। तो जो पॉजिटिव पावर वाला पार्ट है वो कब कन्वर्ज करता है, कहां पे कन्वर्ज करता है? आउटर सर्कल के अंदर। और जो नेगेटिव पावर वाला पार्ट है वो इनर सर्कल के बाहर। दोनों में कॉमन रीजन को क्या बोलेंगे? इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर, जिसको एनुलस बोल रहे थे। तो कॉमन रीजन जो है वो सर्कुलर एनुलस है, इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर, इसको कॉमन रीजन बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तब आपको समझ में आएगा ये अलग अलग पार्ट के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे बता रहे हैं और उसके बाद ये कॉमन रीजन जो लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। तो हम लोगों ने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन के जो क्वेश्चन डिस्कस किए वही रिजल्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, देखिए ये जो है ये रीजन 2 था। कौन सा क्वेश्चन है ये? फंक्शन ये था, दिस इज द फंक्शन z इक्वल टू 1 के अबाउट एक्सपेंशन है। हमने रीजन 2 में एक्सपेंशन किया था और रीजन 2 में एक्सपेंशन ये आ गया था। लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस वन। तो आज जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया उससे ये कैलकुलेट करते हैं, जो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग कन्वर्जेंस, फिर उसका कॉमन पार्ट लेना है। तो फंक्शन हमारे पास था 1 अपॉन z प्लस 1 इंटू z माइनस 4। ठीक है, एक्सपेंशन था z इक्वल टू 1 के अबाउट, z नॉट इक्वल टू 1 के अबाउट, और रीजन 2 में हम एक्सपेंड कर रहे थे। रीजन 2 हमारे पास था दिस वन। तो इस रीजन में जब आपने एक्सपेंशन किया, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन आया था -1 अपॉन 5 समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अंदर क्या आया था एनीवन? -1 पावर -1 पावर n, और साथ में 2 टू द पावर n भी था ना कुछ, 2 to the power n divided by z minus 1 तो एक साथ लिख सकते हैं -2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय z minus minus 1 n plus 1। n+1। जो बाहर z-1 था उसको भी अंदर लिख लिया। और सेकंड पार्ट में क्या आया था? -1 by minus 1 by 15 15। उसके बाद समेशन summation क्या था यहाँ पर? -1 z minus 1 power n power n divided by 3 power n। ठीक है, तो ये हमने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया था ना। हमें पता है ये जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है वो किस रीजन में कन्वर्ज करेगा? ये जो रीजन है, इस जो ये रीजन है इसी रीजन में कन्वर्ज करेगा। अब यहां से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, हमें रीजन गिवन था, हमने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया, हमें रीजन पता था और आपने लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया। इसका इनवर्स क्वेश्चन भी तो हो सकता है, आपको क्वेश्चन में लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन गिवन हो और पूछा जाए उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताइए। आपको लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना, और पूछा गया इस लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें पहले ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल पार्ट है या रेगुलर पार्ट है? फर्स्ट वन रेगुलर
रेगुलर रेगुलर प्रिंसिपल प्रिंसिपल पार्ट है सर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल नेगेटिव पावर्स है ना, सिंगुलर पार्ट सर। प्रिंसिपल पार्ट। ऐसा नहीं जो फर्स्ट जो लिखेंगे वही रेगुलर पार्ट होगा, पॉजिटिव पावर वाला रेगुलर पार्ट, नेगेटिव पावर वाला प्रिंसिपल पार्ट। आप किसी को फर्स्ट में किसी को सेकंड में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव पावर्स हैं, और ये जो है ये है रेगुलर पार्ट। नाउ अगर हम रेगुलर पार्ट की बात करें, वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं रेगुलर पार्ट पहले। इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, तो इसको आप देखिए लिख सकते हैं समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यह है z माइनस 1 होल टू द पावर n बाई 3 टू द पावर n। जब आप ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे ना, ये बाहर वाला जो टर्म है वो लेने का कोई मतलब नहीं है। ये बाहर वाले टर्म में n का तो डिपेंडेंसी है नहीं, ये अगर आप लेते हैं आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, ये पार्ट कैंसिल कर जाएगा। तो बाहर अगर कोई कोएफिशिएंट है समेशन के बाहर, इसको लेने का या ना लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इस कोएफिशिएंट को नहीं लिखा है। सर ये रेगुलर पार्ट में आता है बाहर वाला? कौन सा? ये रेगुलर पार्ट में बिल्कुल आता है, पूरा रेगुलर पार्ट है ये एंटायर पार्ट को हम रेगुलर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं अदरवाइज आपको सुना लगे जो नहीं होता। ये पूरा होता है, लेकिन जब आप रेशियो टेस्ट कैलकुलेट करेंगे यूज करेंगे तब ये पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कैंसिल कर जाएगा। अब मुझे बताइए ये क्या पावर सीरीज नहीं है? इसके अंदर किसके पॉजिटिव पावर्स हैं? z माइनस 1 के। तो दिस रेगुलर पार्ट कंटेन्स पॉजिटिव पावर्स ऑफ z माइनस 1, और जैसा हमने पावर सीरीज में पढ़ा था पॉजिटिव पावर्स ही आते हैं पावर सीरीज एक्सपेंशन में। एंड इसमें Cn कितना होगा? अगर आपको ध्यान है पावर सीरीज में ये फॉर्म बताया गया था 1/3 to the power n। 1/3 to the power n। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में इस पार्ट के लिए, राइट, मतलब एग्जैक्ट तो होगा -1/15, ये भी Cn के अंदर ही आएगा, इंटू 1/3 to the power n। क्लियर है ना एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो आप रेशियो टेस्ट से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कीजिए। उसमें क्या करते हैं, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे Cn का जरूरत नहीं है ना, पूरे An का जरूरत है। सॉरी Cn से हमें काम नहीं, रेशियो टेस्ट में तो पूरा An आता है ना, तो यहाँ पे An क्या है, पूरा जो टर्म है वही An है, z माइनस 1 होल टू द पावर n, तो माइनस साइन 15 इंटू दिस। जो रेशियो टेस्ट हमने यूज किया था उसमें तो ये फॉर्मेट था ना, ऐसे लिखते थे ना, समेशन ओवर an। इन दोनों को कंपेयर करके an पता किया। रेशियो टेस्ट में an यूज होता है, ये कंपेयर कीजिए an पता चल जाएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो रेगुलर पार्ट कन्वर्ज कब करेगा? व्हेन दिस रेशियो मॉड an प्लस 1 अपॉन an, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 1। लेस देन 1, ये रेशियो टेस्ट में बताया गया था। तो an तो पिछले स्लाइड में लिखा, an प्लस 1 क्या होगा? an प्लस 1 तो बेसिकली होगा z माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई -15 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1, n के बदले n प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। तो an का एक्सप्रेशन है
z माइनस 1 होल टू द पावर n ऊपर आएगा -15 इंटू 3 टू द पावर n। ये जो रेशियो का मॉडुलस है ये लेस देन 1 होना चाहिए। -1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ना सर लिमिट? राइट राइट राइट, बिल्कुल। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल। अल्टीमेटली आई थिंक यहाँ पे n का टर्म कैंसिल कर जाएगा अगर आप चेक करें। यस सर। यहाँ पे आप बताइए ये क्या आ रहा है, 15 भी कैंसिल, इसलिए मैं 15 लिख नहीं रहा था, ये 15 लिखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। mod z minus 1 divided by 3 राइट, mod z माइनस 1 divided by 3 ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा mod z माइनस 1 लेस देन 3। तो जो रेगुलर पार्ट है वो कब कन्वर्ज करेगा, इस रीजन के लिए। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द रेगुलर पार्ट। और आप ध्यान से देखें ये अभी कुछ देर पहले जो फॉर्मेट बताया गया था mod z माइनस z नॉट लेस देन r2, यही फॉर्मेट तो है। और ये R2 जो है, जो 3 यहाँ पे आया है, ये आउटर सर्कल का रेडियस था या इनर सर्कल का? आउटर सर्कल का। इनर सर्कल का रेडियस कितना था इस क्वेश्चन में? R1 2 यूनिट्स। तो दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रेगुलर पार्ट। ऐसे ही आप प्रिंसिपल पार्ट का भी रेगुलर ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली। उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज उसके अंदर नेगेटिव पावर्स हैं। देखिए प्रिंसिपल पार्ट की अगर हम बात करें प्रिंसिपल पार्ट था, मैंने कुछ -1/5 15 -1/5 -1/5 समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी क्या था? -2 to the power n by upon z minus 1 to the power -1 होल टू द पावर n minus n plus 1। n+1। ये था ना। अगर आप इसको जो रेशियो टेस्ट में हम सीरीज लिखते हैं उसके साथ कंपेयर करो तो आपको an का वैल्यू पता चलेगा, an क्या है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए an आ रहा है जो भी है यहां पर -2 होल टू द पावर n अपॉन -5 z माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। क्या आएगा ना n, जो टर्म है वैसे लिख दिया गया। तो फिर से रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस सर। देखिए अगेन रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mod an प्लस 1 अपॉन an ये लेस देन 1 आना चाहिए। अब an क्या है हमने पिछले स्लाइड में लिखा था, तो an प्लस 1 जस्ट n के बदले n प्लस 1, तो an प्लस 1 आएगा -2 होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे था -5, ये 5 -5 तो कैंसिल कर जाएगा, z माइनस 1 इसका पावर में क्या आएगा?
n प्लस टू, n के बदले n प्लस वन तो n प्लस टू, और an का एक्सप्रेशन था -2 होल टू द पावर n, ऊपर आएगा दिस। इस माइक को ऑफ रखिए, किसी का माइक ऑन है। तो यहाँ पे भी ये -5 कैंसिल करेगा, कुछ टर्म्स कैंसिल कर रहे हैं। अल्टीमेटली इन पे डिपेंडेंसी नहीं होगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली होगा ये मॉड, ऊपर आएगा -2 और नीचे आ जाएगा z-1। यार है ना एवरीवन? सर an/an+1 होगा ना? हाँ सर यही आ रहा है। क्या ये रेशियो टेस्ट में an/an+1 नहीं लेंगे क्या? नहीं, यही था वो तो रेशियो रेडियस टेस्ट का में, तो यही फॉर्मूला होता है। वो सी वो रेडियस का फॉर्मूले होते में होता है, वो उल्टा हो जाता फॉर्मूले में होता है। Just 1 सेकंड, रेडियस का फॉर्मूले में an/an+1 आता है, cn/cn+1। रेशियो टेस्ट में यही कैलकुलेट करते हैं। रेशियो में अगर उल्टा होगा तो ग्रेटर देन 1 में फिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए मॉड है तो -2 का मॉड तो +2 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ये मॉड z-1 greater than 2, and this is the region of convergence for the principal part. और ये इस फॉर्मेट का है मॉड z-z0 ग्रेटर देन r1। और r1 किसका रेडियस है? इनर सर्कल का, आउटर सर्कल का? इनर सर्कल। इनर सर्कल का। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द प्रिंसिपल पार्ट। यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया था उसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था? जो रेगुलर पार्ट है, रेगुलर पार्ट कब कन्वर्ज करता है? आउटर सर्कल के अंदर। रेगुलर पार्ट कन्वर्जेस फॉर इनसाइड द आउटर सर्कल एंड प्रिंसिपल पार्ट कन्वर्जेस फॉर आउटसाइड इनर सर्कल। तो प्रिंसिपल पार्ट इनर सर्कल के बाहर कन्वर्ज करता है और रेगुलर पार्ट आउटर सर्कल के अंदर कन्वर्ज करता है। देखिए हमने जो कैलकुलेट किया, जो रेगुलर पार्ट है वो आउटर सर्कल के अंदर कन्वर्ज करता है, मैच कर रहा है, और जो प्रिंसिपल पार्ट है वो इनर सर्कल के बाहर कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जो रेगुलर पार्ट है इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है आउट इनसाइड आउटर सर्कल, और जो प्रिंसिपल पार्ट है इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है आउटसाइड इनर सर्कल। पूरा कैलकुलेशन करके हमें यह पता चला, रेगुलर पार्ट आउटर सर्कल के अंदर कन्वर्ज करेगा और प्रिंसिपल पार्ट इनर सर्कल के बाहर कन्वर्ज करेगा। लॉरेंस सीरीज में दोनों होते हैं, तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा होगा जिसमें दोनों कन्वर्ज करेंगे? जो एनुलस है, फ्रॉम 2 to 3, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, कॉमन रीजन दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। और यही तो रीजन R2 था ना, जहां से हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन पूरा। यस सर। तो दिस इज द कॉमन रीजन जो एनुलस शेप का है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द एंटायर लॉरेंस सीरीज। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है जब आपको लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट नहीं करना, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है, तो हम ये रेशियो टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक रीजन गिवन है लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करो,
या दूसरा लॉरेंस सीरीज गिवन है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करो। तो ऐसे रेगुलर पार्ट प्रिंसिपल पार्ट का अलग से कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करेंगे। दोनों का जो कॉमन रीजन है वो एनुलर शेप का आएगा और वही लॉरेंस सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। ये जो मैंने बताया, जो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन गिवन हो और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने को बोला जाए। एक एग्जांपल डिस्कस किया 2019 में, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था। दिसंबर में एज आई रिमेम्बर 2 बार एग्जाम हुआ था, ठीक है, मतलब आसाम के लिए अलग से एग्जाम हुआ था और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग से एग्जाम हुआ था। तो आसाम वाला जो नेट एग्जामिनेशन था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2019 जो आसाम वाला टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 3 डोमेन्स D1, D2, D3 इन द कॉम्प्लेक्स Z प्लेन। तो ये एक आर्गन प्लेन है, इसमें 3 रीजन गिवन है। 3 डोमेन्स मतलब 3 रीजन्स, रीजन 1 D1, रीजन 2 D2, रीजन 3 D3। अब डायग्राम देख के बताइए, फंक्शन बार में देखते हैं। अगर आप रीजन 1 की बात करें, रीजन 1 किस शेप का है? सर्कुलर डिस्क, ठीक है। रीजन 2 एनुलस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये एक फंक्शन है 1/z इंटू z-1। इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ये गिवन है। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट नहीं करना है, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट नहीं करना है। फंक्शन गिवन है और उसका लॉरेंस सीरीज भी गिवन है। पूछा गया है ये कन्वर्ज कब करेगा। ये जो लॉरेंस सीरीज है ये किस रीजन में कन्वर्ज करेगा, मतलब बेसिकली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है। इनसाइड आउटर सर्कल। कौन सा सर्कल? सर D2 में होगा, D2 में। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन 1 हाँ सर D2 में होगा। इनसाइड आउटर हो गया। डोमेन D2। थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन D2 एंड D3। अगर आप चेक करके देखें, देखिए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है? 0 एंड 1। तो इस फंक्शन के 2 सिंगुलर पॉइंट्स है, 0 एंड 1। एंड एनीवन एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट है? 1 +1 के अबाउट। +1 के अबाउट। ये तो एक्सपेंशन देख के पता चल रहा है। अब देखिए डायग्राम से भी पता चल रहा है, सेंटर 1 पे है। ये जो एक्सपेंशन है इसमें किसके पावर्स आए हैं? z-1 के। तो z-1 के पावर्स आने का मतलब किसके अबाउट एक्सपेंशन है? z0 = 1 के अबाउट। तो अब मुझे बताइए z0 = 1 पे क्या फंक्शन एनालिटिक है? नो सर। इस केस में क्या टेलर सीरीज पॉसिबल होगा? नो सर। टेलर सीरीज तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। जो भी होगा लॉरेंस सीरीज होगा। नेगेटिव पावर आ रही है। Yes, sir. अगर आप d कैलकुलेट करो, डिस्टेंस क्या क्या आएगा? प्लीज माइक का इको कर रहा है, क्या आएगा? 1 and 0 1। तो अभी बताया गया था अगर मिनिमम डिस्टेंस 0 चला आता है तो क्या टेलर सीरीज पॉसिबल होता है? नो सर। इस केस में बेसिकली 2 रीजन्स होंगे। रीजन 1 ये होगा 0 to 1, और रीजन 2 1 to इंफिनिटी। कोई बता सकता है क्वेश्चन में जो 3 डोमेन्स गिवन है D1, D2, D3, इसको आप R1, R2 से कनेक्ट कैसे करेंगे? लुक एट द डायग्राम, समझ में आ जाएगा। रीजन 1 का मतलब कौन सा डोमेन? R2 से 3 में कनेक्ट करेंगे सर। 2 D1 होगा ना। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? 1 पे। और 0 to 1 है तो देखिए ये 1 रेडियस ही तो है, ये 1 से 2। तो जो D1 है वो रीजन 1 है, और रीजन 2 जो 1 to इंफिनिटी है ये कौन सा डोमेन है? D2 and D3। D2 and D3।
तो इसका मतलब एक लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन आएगा रीजन 1 के लिए, दूसरा एक्सपेंशन आएगा रीजन 2 के लिए। क्वेश्चन में कोई एक एक्सपेंशन गिवन है, आपको पता करना है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। अगर आप चेक करके देखें इसमें an कितना है? -1 power n z बिल्कुल -1 की पावर जो पूरा है -1 to the power n z -1 whole to the power n। प्लीज अप्लाई रेशियो टेस्ट। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस माइक ऑफ रखिए। मॉड an प्लस 1 अपॉन an ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो an तो लिख लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप an प्लस 1 लिख दीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 ये आएगा -1 होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 और an है this less than 1 -1 by z -1। तो बेसिकली अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो ये ऊपर आएगा -1 और नीचे आएगा z -1। तो यहाँ सब काफी आसानी से, क्वेश्चन सिर्फ यही है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जस्ट आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, z मॉड z -1 ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 मतलब कहां तक हो सकता है ये? 1 से इंफिनिटी। इसी का मतलब D2 एंड D3 देके कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन में, है ना? बिल्कुल, वो इसे कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग कर दिया है। अब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट तो कर सकते ही हैं। तो ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब ये रीजन 2 है। रीजन 2 का मतलब D2 एंड D3। तो गिवन लॉरेंस सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है D2 एंड D3, सी ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। मैंने जैसे बताया ना, रीजन के लिए जो सीरीज है वो अलग अलग होगी। अगर हमें ये ऐसे नहीं निकाले तो थर्ड क्वेश्चन पे ऑप्शन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना। बिल्कुल, तब आप तो ये दोनों रीजन के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। वैसे अगर देखें तो ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। फिर प्रिंसिपल पार्ट दिया है तो फिर प्रिंसिपल वाला ही करके देंगे, इंटर से बाहर सब पूरे में कन्वर्ज करेगा सर। इसमें सर सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट दिया है ना, नेगेटिव पावर वाला, पॉजिटिव पावर वाला तो पार्ट दिया ही नहीं है। आपने जो एनालॉजी बताई थी कि प्रिंसिपल पार्ट की जो इनर रेडियस होती है उसके बाहर पूरे में कन्वर्ज करता है, तो वही वाला मैं वो तरीका पता है क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है जिसमें 4 सिंगुलर पॉइंट हो। यस सर। ठीक है, तब तो वो नहीं भी करेक्ट हो सकता है। यस सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेशियो टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन हो आंसर तो आएगा ही। यस सर। ठीक है सर, समझ में कहना क्या था, थोड़ा बता सकते हैं? सर बताइए सर इसमें D3 रीजन तो ऐसे दिया है ना, उसका कोई ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। D2 अल्टीमेटली जो D2 और D3 है ना, ये रीजन 2 में दोनों आ गए। वही वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए D2 और D3 को अलग एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए। D2 और D3 मिला के ही R2 है। सर अभी पढ़ाओगे या 12:30 के बाद पढ़ाओगे? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है सर? 12:30। सर कंटिन्यू कर रखो सर, आधा घंटा पहले। सर कंटिन्यू ही कर। नहीं, ये क्लास शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लंच करने जाना है ना। हाँ ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लास खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
सर एक बार जो ये रीजन 2 डिफाइन किया गया है इसको एक बार फिर से मतलब डिस्कस कर दीजिए। ये तो मैंने ये तरीका बताया था ना, जैसे ये पहले सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करो, फिर जेड नॉट जो क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो 0 to 1, और डिस्टेंस 0 आने का मतलब क्या है, टेलर सीरीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक रीजन कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 तक, और दूसरा कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए सेंटर यहाँ पे कहां पे लिया गया है सर्कल का, 1 पर। 1 पे, तो 0 to 1 का मतलब कौन सा रीजन होगा, D1। ये बिकॉज 0 मतलब ये पॉइंट, ये जो है ये 0 है, और 1 मतलब यहां तक जाएगा, 1 + 1 2, 1 - 1 0। ठीक है, और 1 to इंफिनिटी मतलब कौन सा रीजन है, 1 to इंफिनिटी, इसके बाहर वाला रीजन। इसके अंदर दोनों आ गए ना, R2 D2 और D3। ठीक है सर। हेलो सर। सर ये रीजन D1 वाली रीजन में लॉरेंट सीरीज सर पॉसिबल होगा ना, अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और सर जो हमारी जो एनालॉजी थी इससे पहले वाली रीजंस वाली, वो सर सिंगुलर पॉइंट के आते ही सर वो ब्रेक हो जाती ना फिर तो सर, अगर जैसे कोई आउटर रीजन में कहीं पे सर कोई सिंगुलर पॉइंट आ गया तो फिर वो एनालॉजी उधर पे ही सर उस एग्जैक्ट दैट सिंगुलर पॉइंट पे सर वो ब्रेक हो जाएगी ना फिर तो? बिल्कुल, वहां पे नया बाउंड्री क्रिएट होगा। हाँ, फिर वहां पे सर फिर नया बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, वो सर वो जनरल वाली तब तक है जब तक सर सिंगुलर पॉइंट नहीं इंक्लूड होता है उस रीजन में कोई। बिल्कुल सिंगुलर पॉइंट अगर रहता है तो वहां पे बाउंड्री क्रिएट होगा, और बाउंड्री क्रिएट होने का मतलब अलग लॉरेंट सीरीज आ जाएगा, दूसरी लॉरेंट सीरीज। जी सर, थैंक यू सर। सर यदि D3 जैसे होता ही नहीं यहाँ पर डोमेन D3, तो सर आंसर क्या डोमेन D2 ही बस इसका आंसर होता ना ऑप्शन में? ऑप्शन में अगर सिर्फ D3 क्वेश्चन में गिवन ही ना होता, हाँ D3 गिवन ही ना होता तब फिर केवल D2 ही होता। तब हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर D2 लिखना पड़ेगा, बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके सर बट एग्जैक्ट करेक्ट आंसर D2 और D3 दोनों है, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। हाँ बताइए। सर जनरली हम लोग जब मतलब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तब सब इसका सिंगुलरिटी को लेके ड्रॉ करते हैं और उसका हम लोग डी भी मेजर करते हैं, तो इसमें एक आ रहा था 0 और एक 1। तो जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें तो सर d = 0 और 1 है, तो 0 के लिए तो सर कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ 1 के लिए एक ही मतलब सर्किल ड्रॉ होना चाहिए था ना, तो एक दोनों सर्किल क्यों ड्रॉ किया, मतलब और एक जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जस्ट ड्रॉ किया है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में क्या मॉडिफाइड करने से D3 रीजन अलग हो जाएगा? D3 अलग कुछ नहीं होगा, D2 और D3 दोनों ही होंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट बढ़ा दिया जाता, सपोज यहाँ पे अगर ये 3 जो है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर सिंगुलरिटी आ जाता, तब D2 और D3 में अलग लॉरेंट सीरीज आता। सपोज ये जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इस बाउंड्री पे क्या कोई सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन का? नो सर। सिंस D2 के बाउंड्री पे कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो इसलिए D2 ये बाउंड्री ड्रॉ करने का एज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर इसके ऊपर कोई सिंगुलर पॉइंट होता तो D2 में अलग लॉरेंट सीरीज होता, D3 में अलग लॉरेंट सीरीज होता। सिंगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बाउंड्री डिसाइड होगा और बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही लॉरेंट सीरीज डिसाइड होगा। इस केस में जो ये सेकंड सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसके ऊपर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो इस बाउंड्री का कोई इफेक्ट लॉरेंट सीरीज में नहीं दिखेगा। ये बाउंड्री आप ड्रॉ करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसका मतलब कि सिंगुलर पॉइंट यदि ना हो तो अपन कितना भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे में, तो फिर हाँ उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। ये तो सिर्फ आप मैंने बोला ना, सेकंड सर्कल सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट आंसर देंगे, D2 बट नॉट D3। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना।
हाँ बताइए। सर अगर किसी सीरीज का एक ही पार्ट दे रखा हो, प्रिंसिपल या फिर दूसरा रेगुलर पार्ट, तो हम जो लिमिट निकालेंगे उससे सर्कल की हमें एक ही साइड का पता चलेगा। मतलब अगर मान लो वो D2 का पता चल रहा है तो हम उसकी लिमिट इनफाइनाइट तक डिफाइन करेंगे या D3 तक ही? आई मीन अगर 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है तो। नहीं, सिर्फ फर्स्ट थिंग, सिर्फ एक पार्ट से आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पता चलेगा? अगर सिर्फ एक पार्ट गिवन है तो कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पर इस केस में क्या था, इस केस में रेगुलर पार्ट तो 0 है ना। हाँ जी। ये जो पार्ट है सारा प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। रेगुलर पार्ट 0 है तो प्रिंसिपल पार्ट से आपको ग्रेटर देन 1 पता चल रहा है, तो ग्रेटर देन 1 है तो आपको 1 to infinity करना पड़ेगा। इसमें तो रेगुलर पार्ट है ही नहीं ना। हाँ जी। अगर रेगुलर पार्ट भी होता तो कॉमन रीजन लेते। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये कर सकते हैं ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन में जो रीजन 2 था सर, उसका एक कंपैरिजन करना और का क्या बोल रहे हैं, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में रीजन 2 लिया था ना, हाँ यही तो सर है। उसका एक बार मॉड का जो कंपैरिजन करते हैं सर, एक बार वो बता दो, जैसे कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे z-1 का जो मॉडुलस है वो 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। तो देखो z-1 और +2 का मॉडुलस कितना है, 2 है। तो +2 का मॉडुलस 2 है और z-1 का मॉडुलस 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, z-1। ठीक है। सेकेंड पार्ट में z-1 है और -3 है। -3 का मॉडुलस कितना होता है, 3, और z-1 का मॉडुलस 3 से कम है। तो किसका मॉडुलस ज्यादा है, -3 का, इसलिए -3 कॉमन लिया। ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।